नमस्कार, सारा एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। तो चलिए आज की चर्चा शुरू करते हैं। आज की इस खास बातचीत में आपका स्वागत है। हमारे पास आज कई दिलचस्प स्रोत हैं, कुछ लेख, रिसर्च पेपर्स और नोट्स, और हमारा मकसद इन सब में से काम की जानकारी और गहरी बातें निकालना। कोशिश है कि कम समय में मुद्दे की तह तक पहुंचा जा सके। आज हम कई दायरों में गोता लगाएंगे, अंतर्राष्ट्रीय समझौतों से लेकर आप कह सकते हैं देश के अपने मिशन, पर्यावरण से जुड़ी चिंताएं, विज्ञान की दुनिया की हलचल और हाँ, समाज और कानून से जुड़े कुछ अहम विचारों तक। तो शुरू करें। बिल्कुल, कोशिश यही रहेगी कि इन अलग अलग स्रोतों को जोड़ कर देखें और समझें कि इनके मायने क्या हैं। शायद कुछ चौंकाने वाले कनेक्शंस भी मिल जाएं। चलिए शुरुआत करते हैं अंतर्राष्ट्रीय मंच से। हाल ही में हनोई में एक बड़ा साइनिंग सेरेमनी हुई। साइबर अपराध के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र की संधि, 72 देश शामिल हुए। ये इतना अहम क्यों माना जा रहा है? देखिए, ये इसलिए खास है क्योंकि ये साइबर अपराधों से निपटने के लिए, उनको रोकने और उन पर एक्शन लेने के लिए दुनिया का पहला, आप कह सकती हैं, लीगली बाइंडिंग ग्लोबल एग्रीमेंट है। पहला लीगली बाइंडिंग? हाँ बिल्कुल। इसे 2024 में यूएन महासभा ने अपनाया था और ये लागू कब होगा? जब कम से कम 40 देश इसे अपने यहाँ मंजूरी दे देंगे, रैटिफाई कर देंगे, उसके 90 दिन बाद। अच्छा, और ये करता क्या असल में? ये साइबर अपराधों से जुड़े सबूतों को इकट्ठा करने, उन्हें साझा करने और इस्तेमाल करने के लिए एक कह सकते हैं ग्लोबल स्टैंडर्ड तय करता है। किस तरह के अपराध इसमें शामिल है? क्या कवर होता है इसके अंदर? इसमें 2 तरह के साइबर अपराध आते हैं। एक तो हो गए साइबर निर्भर अपराध, यानी वो जो खास तौर पर कंप्यूटर या इंटरनेट के जरिए ही होते हैं, जैसे फिशिंग करना या मैलवेयर फैलाना। दूसरी तरफ ये ऑनलाइन धोखाधड़ी, बच्चों से जुड़ी ऑनलाइन शोषण सामग्री और उनकी ऑनलाइन ग्रूमिंग जैसे जो गंभीर अपराध हैं, उनको भी पहली बार वैश्विक स्तर पर अपराध माना गया है। अच्छा, ये तो बहुत जरूरी है। और एक और दिलचस्प बात है, बिना सहमति के किसी की निजी तस्वीरें फैलाना, उसे भी इसके तहत पहली बार एक अंतर्राष्ट्रीय अपराध माना गया है। सही है। साथ ही देशों के बीच तेजी से जानकारी साझा करने के लिए, रियल टाइम कोऑपरेशन के लिए एक 24/7 नेटवर्क भी बनाया जा रहा है। सही है, क्योंकि साइबर अपराध की कोई सीमा तो होती नहीं। बिल्कुल। और आपने देखा होगा दक्षिण पूर्व एशिया जैसे इलाके तो खबरों में आता है कि संगठित साइबर क्राइम के गढ़ बन गए हैं। तो ये समझौता बहुत अहम है। यानी ये एक बड़ी पहल है डिजिटल दुनिया को सुरक्षित बनाने की दिशा में। अच्छा, अब जरा क्षेत्रीय सहयोग पर आते हैं। मलेशिया में 22वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन हुआ। वहाँ क्या मुख्य बातें रहीं? हाँ देखिए, भारत और आसियान देशों का रिश्ता तो पहले से ही मजबूत था। 2022 में इसे रणनीतिक साझेदारी यानी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप से उसे अपग्रेड किया था। बिल्कुल, उसे बढ़ाकर व्यापक रणनीतिक साझेदारी या कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा दिया गया था। तो इस ताज़ा सम्मेलन में 22वें शिखर सम्मेलन में कुछ ठोस कदम उठाए गए। जैसे कि पहला, अगले 5 साल के लिए यानी 2026 से 2030 तक एक एक्शन प्लान को मंजूरी मिली कि इस साझेदारी को जमीन पर कैसे उतारा जाए। दूसरा, सस्टेनेबल टूरिज्म पर एक साझा बयान जारी हुआ। और तीसरा, साल 2026 को आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष के तौर पर मनाने का फैसला हुआ। और शिक्षा और संस्कृति के क्षेत्र में भी कुछ हुआ क्या? कोई खास? हाँ बिल्कुल। नालंदा विश्वविद्यालय में एक दक्षिण पूर्व एशियाई स्टडीज सेंटर बनाने का प्रस्ताव रखा गया है। और गुजरात के लोथल में एक पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन समुद्री विरासत महोत्सव आयोजित करने की बात भी हुई। अच्छा। और एक और बात, तिमोर लेस्ते अब आसियान का 11वां सदस्य बन गया है। अच्छा, ये भी एक डेवलपमेंट है। पर भारत के लिए आसियान देशों का ये समूह इतना जरूरी क्यों है? इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, अगर बड़ी तस्वीर देखें तो आसियान भारत की एक्ट ईस्ट नीति, एक्ट ईस्ट, और हिंद प्रशांत रणनीति, इन दोनों के बिल्कुल केंद्र में है। व्यापारिक रिश्ते बहुत अहम हैं। आपको याद होगा 2009 में आसियान भारत के बीच AITGA साइन हुआ था। गुड्स ट्रेड एग्रीमेंट। बिल्कुल, वो एक तरह का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ही है जिसने व्यापार को काफी बढ़ाया है। अगर हाल के आंकड़े देखें तो 2024-25 में दोनों के बीच करीब $123 अरब का व्यापार हुआ है। ये तो काफी बड़ा आंकड़ा है। इसके अलावा चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने में भी आसियान की भूमिका है। पिछले साल ही समुद्री सहयोग पर एक बयान आया था जिसमें दक्षिण चीन सागर में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के पालन पर जोर दिया गया था।
और भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों के विकास के लिए भी आसियान अहम है। कनेक्टिविटी के कई प्रोजेक्ट्स जैसे कालादान मालकी मॉडल प्रोजेक्ट, हाँ, वो म्यांमार से होके जाता है। बिल्कुल वो इसी क्षेत्र से जुड़े हैं। और हाँ, ये मल्टीलैटरलिज्म यानी बहुपक्षवाद को भी बढ़ावा देता है, जो भारत की विदेश नीति का एक अहम हिस्सा है। ठीक है, तो अब क्षेत्रीय सहयोग से वापस वैश्विक स्तर पर आते हैं। IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट GFSR आई है। उसमें क्या चिंताएं जताई गई हैं? हाँ, ये रिपोर्ट अप्रैल 2025 की है। IMF इसे नियमित तौर पर जारी करता है ताकि दुनिया भर के फाइनेंशियल मार्केट्स की सेहत पर नजर रखी जा सके। अच्छा। हाँ, और ये देखा जा सके कि कहीं कोई बड़ा सिस्टमैटिक रिस्क तो नहीं बन रहा, मतलब कोई ऐसी कमजोरी जो पूरे सिस्टम को हिला दे। तो इस बार क्या कह रही है रिपोर्ट? इस बार का मुख्य संदेश ये है कि दुनिया में वित्तीय स्थिरता को लेकर जोखिम काफी बढ़ गए हैं। जोखिम बढ़ गए हैं, मतलब किस तरह के जोखिम? देखिए, खास तौर पर बड़े भू राजनीतिक तनाव। रिपोर्ट कहती है कि अगर कहीं सैन्य संघर्ष छिड़ता है तो उसका सीधा असर शेयर बाजारों पर गिरावट के रूप में दिख सकता है। ओके। और देशों के लिए कर्ज लेने की लागत बढ़ सकती है। मतलब साफ है, वैश्विक अर्थव्यवस्था एक तरह से कह सकते हैं नाजुक दौर से गुजर रही है। कोई भी बड़ा झटका सीधा असर डाल सकता है। सही बात है। वैसे IMF और भी रिपोर्ट्स निकालता है ना, जैसे वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। हाँ बिल्कुल, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक और फिस्कल मॉनिटर, ये भी IMF की बहुत महत्वपूर्ण रिपोर्ट्स हैं। ठीक है, तो दुनिया भर की चिंताओं से अब जरा देश के अंदर की तरफ देखें। एक महा मेडटेक मिशन की शुरुआत हुई है। ये क्या है? ये मिशन अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन यानी ANRF ने शुरू किया है। ANRF, अच्छा, ये वही संस्था है ना जो 2023 के एक्ट से बनी थी, नई शिक्षा नीति के तहत? बिल्कुल वही, देश में रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए। तो ये मेडटेक मिशन ICMR यानी भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद और गेट्स फाउंडेशन के साथ मिलकर शुरू किया गया है। और इसका मकसद क्या है? मकसद सीधा सा है, भारत में मेडिकल टेक्नोलॉजी मतलब इलाज में इस्तेमाल होने वाली मशीनों और उपकरणों के क्षेत्र में नए आविष्कार इनोवेशन को बढ़ावा देना, ताकि हमें महंगी विदेशी मशीनों पर निर्भर न रहना पड़े और अच्छी क्वालिटी की तकनीक सब तक पहुंच सके। एग्जैक्टली, अफोर्डेबल भी हो और एक्सेसिबल भी। तो इसमें किस तरह की मदद दी जाएगी? क्या सिर्फ फंडिंग है? नहीं, सिर्फ फंडिंग नहीं है। इसमें शिक्षण संस्थानों, रिसर्च लैब्स, अस्पतालों, नए स्टार्टअप्स, MSMEs और मेडिकल टेक कंपनियों के बीच एक तरह का तालमेल बिठाकर उन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा। कितना सपोर्ट? हर प्रोजेक्ट को काम के पड़ाव मतलब माइलस्टोन पूरा करने पर 5 से 25 करोड़ रुपए मिल सकते हैं, और बहुत खास एक्सेप्शनल मामलों में 50 करोड़ तक भी। ये तो काफी बड़ी रकम है। हाँ, लेकिन पैसे के अलावा भी मदद है, जैसे पेटेंट मित्र पहल है। ये आविष्कार को पेटेंट दिलाने में मदद करेगी। अच्छा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन के लिए। बिल्कुल। फिर मेडटेक मित्र है जो सरकारी नियमों और रेगुलेटरी अप्रूवल्स के लिए गाइडेंस देगी, और एक क्लिनिकल ट्रायल नेटवर्क भी है जो नई तकनीक को इंसानों पर आजमाने यानी क्लिनिकल वेरिफिकेशन में मदद करेगा। मतलब पूरा इकोसिस्टम बनाने की कोशिश है। हाँ, कह सकते हैं। किस तरह की टेक्नोलॉजी पे फोकस रहेगा इसमें? इसमें नई तरह की मेडिकल डिवाइस और IVD यानी इन विट्रो डायग्नोस्टिक्स। IVD मतलब जैसे ब्लड टेस्ट किट्स वगैरह? हाँ, जो शरीर के बाहर टेस्ट होते हैं वो सब। और खास तौर पर डीप टेक्नोलॉजी पर जोर है, जैसे एडवांस्ड इमेजिंग मतलब MRI, CT स्कैन वगैरह की बेहतर तकनीकें, रेडियोथेरेपी की मशीनें, रोबोटिक सर्जरी, मिनिमली इन्वेजिव तकनीक जिसमें कम चीर-फाड़ हो। हाँ, शरीर में लगने वाले इम्प्लांट्स, और आजकल जो बहुत चल रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग पर आधारित नए उपकरण और सॉफ्टवेयर, इन सब पर फोकस रहेगा। वैसे भारत का ये मेडिकल टेक्नोलॉजी सेक्टर है, कितना बड़ा, क्या आंकड़े हैं इसके? देखिए, सरकार ने इसे एक सनराइज सेक्टर माना है, मतलब उभरता हुआ, जिसमें बहुत संभावनाएं हैं। अच्छा। अभी इसका साइज करीब $14 अरब का है, और उम्मीद है कि 2030 तक ये $30 अरब तक पहुंच जाएगा। दोगुने से भी ज्यादा? हाँ, और भारत से मेडिकल उपकरणों का एक्सपोर्ट भी बढ़ रहा है, $4 अरब पार कर चुका है। एशिया में देखें तो जापान, चीन और दक्षिण कोरिया के बाद
भारत चौथा सबसे बड़ा बाजार है। तो सरकार भी इसे सपोर्ट कर रही होगी। बिल्कुल, सरकार की PLI यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है इसके लिए, PRIP स्कीम है जो रिसर्च और इनोवेशन को बढ़ावा देती है, एक नेशनल मेडिकल डिवाइस पॉलिसी भी है और जगह जगह मेडिकल डिवाइस पार्क भी बनाए जा रहे हैं। चलिए, ये तो अच्छी बात है। अब हाई टेक मेडिकल मशीनों से हटकर एक रोजमर्रा की चीज पर आते हैं, कॉफी। सुना है दुनिया भर में भारतीय कॉफी की मांग बढ़ रही है। हाँ बिल्कुल, भारत अब दुनिया का 7वां सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक बन गया है। 7वां? अरे वाह। हाँ, और खास बात यह है कि हम जितनी कॉफी उगाते हैं उसका लगभग 70% बाहर भेज देते हैं, मतलब एक्सपोर्ट कर देते हैं। 70%? जी। पिछले साल यानी 2024-25 में कॉफी के निर्यात से करीब 1.80 अरब डॉलर की कमाई हुई। ये तो जबरदस्त है। ये ज्यादातर कहाँ उगाई जाती है भारत में? मुख्य तौर पर दक्षिण भारत में, कर्नाटक में चिकमगलूर, कूर्ग, हासन, ये इलाके तो बहुत फेमस हैं। हाँ, सुना है। फिर तमिलनाडु में पुलनी, शेवरॉय, नीलगिरी, अन्नामलाई और केरल में वायनाड, त्रावणकोर, मालाबार, ये मुख्य इलाके हैं। और इसके लिए किस तरह की जमीन या मौसम चाहिए होता है? इसे अच्छी, गहरी, उपजाऊ मिट्टी चाहिए होती है जिसमें पानी ना रुके, मतलब वेल ड्रेन्ड हो, और मिट्टी थोड़ी अम्लीय, एसिडिक हो तो बेहतर है। हल्की ढलान वाली जमीन, तापमान 15 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच और अच्छी बारिश करीब 1000 से 2500 मिलीमीटर सालाना, ये इसके लिए आइडियल कंडीशंस हैं। भारत में कौन सी किस्में ज्यादा उगती हैं, अरेबिका या रोबस्टा? दोनों ही उगती हैं। रोबस्टा और अरेबिका ये दो मुख्य किस्में हैं जो भारत में उगाई जाती हैं। ठीक है, चलिए अब जरा बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की बात करें। सुबनसिरी रोवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का ट्रायल हुआ है हाल में। ये कहाँ पर है? जी हाँ, इसका ट्रायल हुआ है। ये सुबनसिरी नदी पर बन रहा एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। सुबनसिरी आपको पता होगा, ब्रह्मपुत्र नदी की एक बड़ी सहायक नदी है। हाँ। ये प्रोजेक्ट एक रन ऑफ द रिवर किस्म का है। इसका मतलब है कि ये नदी के बहते पानी से बिजली बनाएगा, बिना कोई बहुत बड़ा बांध या जलाशय बनाए। हालांकि छोटे जलाशय इसमें होंगे। और इसकी लोकेशन क्या है? ये अरुणाचल प्रदेश और असम के बॉर्डर पर है, उत्तरी लखीमपुर के पास। इसे NHPC यानी राष्ट्रीय जल विद्युत ऊर्जा निगम लिमिटेड बना रहा है। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर से अब पर्यावरण की तरफ आते हैं। IUCN की वर्ल्ड हेरिटेज आउटलुक रिपोर्ट आई है, उसमें भारतीय साइट्स के बारे में क्या कहा गया है? कुछ चिंता की बात है क्या? हाँ, देखिए, ये रिपोर्ट दुनिया भर के उन जगहों का आकलन करती है जिन्हें विश्व धरोहर का दर्जा मिला हुआ है, और ये देखती है कि उनके जो प्राकृतिक मूल्य हैं उनका संरक्षण कैसा चल रहा है। जो ताज़ा रिपोर्ट आई है आउटलुक 4, उसने पश्चिमी घाट को सिग्निफिकेंट कंसर्न यानी गंभीर चिंता वाली श्रेणी में डाला है। ओहो, सिग्निफिकेंट कंसर्न, ये गंभीर बात है। हाँ, और चिंता की बात ये भी है कि भारत के 2 और राष्ट्रीय उद्यान, असम का मानस और पश्चिम बंगाल का सुंदरबन, वो भी इसी श्रेणी में है। मानस और सुंदरबन भी? तो ये श्रेणियां कैसे तय होती हैं? सिग्निफिकेंट कंसर्न का ठीक मतलब क्या है? रिपोर्ट में जगहों को 4 श्रेणियों में रखा जाता है। गुड यानी अच्छा, गुड विथ सम कंसर्न्स यानी कुछ चिंताओं के साथ अच्छा, फिर आता है सिग्निफिकेंट कंसर्न यानी गंभीर चिंता, और सबसे आखिर में क्रिटिकल यानी अति गंभीर। ओके। सामना कर रहे हैं और उन्हें बचाने के लिए तुरंत अतिरिक्त उपाय करने की जरूरत है। एक्शन लेना जरूरी है। तो पश्चिमी घाट इतने खास क्यों हैं? हम सुनते तो हैं इनके बारे में, लेकिन इनकी अहमियत क्या है? पश्चिमी घाट बहुत खास है। ये करीब 1600 किलोमीटर लंबी पहाड़ों की श्रृंखला है जो भारत के पश्चिमी तट के साथ साथ चलती है, और माना जाता है कि ये हिमालय से भी पुरानी है। सच में? हिमालय से भी पुरानी? हाँ, ये 6 राज्यों में फैली हैं: गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। ये यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में है और दुनिया के 36 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स में से एक है। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट मतलब ऐसी जगह जहां बहुत ज्यादा किस्म के जीव जंतु और पेड़ पौधे पाए जाते हैं और उन पर खतरा भी है। बल्कि पश्चिमी घाट को तो दुनिया के 8 सबसे जरूरी हॉटस्पॉट्स में गिना जाता है। अरे वाह! यहाँ नीलगिरी तहर जैसे करीब 325 ऐसी प्रजातियां हैं जिन पर दुनिया भर में संकट मंडरा रहा है, और ये भारत के मॉनसून पर भी असर डालता है। ये दक्षिण पश्चिम मॉनसून हवाओं के रास्ते में एक दीवार की तरह खड़ा होता है और इलाके के मौसम को कंट्रोल करता है। तो फिर इन्हें खतरा किस चीज से है? ये सिग्निफिकेंट कंसर्न क्यों है? खतरे कई तरह के हैं। पहला तो है इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास। बहुत सारे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं या प्रस्तावित हैं
जिसमें नीलगिरी में एक शिल्ला हल्ला पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट भी शामिल है। दूसरा, जमीन के इस्तेमाल में बदलाव। चाय, कॉफी, रबर, ताड़ के बागान लगाने के लिए जंगल काटे जा रहे हैं। पशु चराई, जलाशय, सड़कें, इन सब के लिए वनों की कटाई हो रही है। हाँ। तीसरा, बढ़ती आबादी और खेती के कारण इंसानों और जंगली जानवरों के बीच टकराव बढ़ रहा है। चौथा, जलवायु परिवर्तन। इसका असर भी दिख रहा है। जैसे कुछ पक्षी, जैसे नीलगिरी फ्लाई कैचर, उन्हें गर्म निचले इलाकों से ठंडे ऊंचे इलाकों में जाना पड़ रहा है। ओके। और पांचवा खतरा है बाहरी आक्रामक प्रजातियां, जैसे यूकेलिप्टस और अकेशिया के पेड़, जो स्थानीय नेटिव जंगलों की जगह ले रहे हैं। तो ये सब मिलकर इस अनमोल धरोहर के लिए गंभीर खतरा बन गए हैं। ये तो वाकई चिंता की बात है। अच्छा, देश में इस जैव विविधता यानी बायोडायवर्सिटी को संभालने के लिए कौन सी मुख्य संस्था है? इसके लिए है राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, यानी नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी, NBA। हाँ, ये पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत काम करने वाली एक कानूनी और स्वायत्त संस्था है। इसे 2003 में जैव विविधता अधिनियम 2002 के तहत बनाया गया था। इसका मुख्यालय चेन्नई में है। और इसका काम क्या है? इसका मुख्य काम है देश के जैविक संसाधनों यानी पेड़ पौधे, जीव जंतु का संरक्षण करना, उनका टिकाऊ इस्तेमाल सुनिश्चित करना और उनसे होने वाले फायदों का सही और न्यायपूर्ण बंटवारा हो, ये देखना। ये सलाह देने, नियम बनाने और निगरानी रखने का काम करती है। क्या ये अकेले काम करती है? नहीं, इसकी मदद के लिए राज्यों में राज्य जैव विविधता बोर्ड SBBs होते हैं और गांव स्तर पर जैव विविधता प्रबंधन समितियां BMCs होती हैं। हाल ही में NBA ने उत्तर प्रदेश और सिक्किम की BMCs को फंड भी जारी किया था। अच्छा। इसी सिलसिले में लद्दाख के वन्यजीव अभयारण्यों को लेकर भी कुछ खबरें थीं। क्या है वो मामला? हाँ, केंद्र सरकार के पास लद्दाख के 2 वन्यजीव अभयारण्यों काराकोरम और चांगथांग, इनकी सीमाओं को, बाउंड्रीज को फिर से तय करने का एक प्रस्ताव आया है। सीमाओं को फिर से तय करने का? हाँ, काराकोरम अभयारण्य 1987 में बना था काराकोरम रेंज में। यहाँ हिम तेंदुआ, भूरा भालू, भेड़िया, आइबेक्स, भरल जैसे जानवर मिलते हैं। और चांगथांग अभयारण्य लद्दाख के चांगथांग पठार पर लेह जिले में है। इसकी खासियत है कि यहाँ बहुत ऊंचाई पर झीलें हैं, जैसे तोसो मिरेरी, पैंगोंग त्सो और तोसो कार। यहाँ भी हिम तेंदुआ, तिब्बती जंगली गधा कियांग और काली गर्दन वाला सारस पाया जाता है। तो सीमाएं बदलने का मतलब क्या हो सकता है? क्या साइज कम किया जा रहा है? देखिए, प्रस्ताव की डिटेल्स तो अभी साफ नहीं है, लेकिन ऐसे कदम अक्सर चिंता पैदा करते हैं क्योंकि ये इलाके पर्यावरण की दृष्टि से बहुत नाजुक है। इस पर नजर रखनी होगी। बिल्कुल। पर्यावरण से अब विज्ञान और समाज की ओर आते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कारों की घोषणा हुई है। ये कौन से पुरस्कार हैं? कुछ नए हैं क्या? हाँ, सरकार ने 2025 के लिए राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कारों यानी राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार की घोषणा की है। ये विज्ञान, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के क्षेत्र में बेहतरीन काम करने वाले वैज्ञानिकों, टेक्नोलॉजिस्ट्स और इनोवेटर्स को दिए जाने वाले देश के सर्वोच्च सम्मान है। सर्वोच्च सम्मान? हाँ, इसमें 4 श्रेणियां हैं। पहली है विज्ञान रत्न VR, ये लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए है। ओके। दूसरी है विज्ञान श्री VS, ये किसी खास बेहतरीन योगदान के लिए। तीसरी विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर VYSSB, ये युवा वैज्ञानिकों को पहचानने और प्रोत्साहित करने के लिए है। अच्छा, भटनागर पुरस्कार का नाम इसमें जोड़ा है। हाँ। और चौथी है विज्ञान टीम VT, ये बेहतरीन टीम वर्क के लिए है। क्या किसी बड़े नाम की घोषणा हुई है इस बार? कोई खास विजेता? हाँ, एक बहुत महत्वपूर्ण घोषणा हुई है। जाने माने भौतिक विज्ञानी प्रोफ जयंत विष्णु नार्लिकर को मरणोपरांत विज्ञान रत्न से सम्मानित किया गया है। प्रोफ नार्लिकर को? ये तो बहुत बड़ी खबर है। हाँ, उन्होंने सर फ्रेड हॉयल के साथ मिलकर गुरुत्वाकर्षण का हॉयल-नार्लिकर सिद्धांत दिया था। ये सिद्धांत आइंस्टाइन की जनरल रिलेटिविटी थियरी और जो बिग बैंग मॉडल है, हाँ, जो सबसे ज्यादा माना जाता है, बिल्कुल, उसका एक वैकल्पिक नजरिया पेश करता है। तो ये वाकई एक बड़ा सम्मान है उनके अभूतपूर्व काम के लिए। यकीनन। अच्छा, भौतिकी की बात चल रही है तो एक खबर डार्क मैटर से भी जुड़ी थी कि उसने गामा किरणों के रहस्य को सुलझा दिया है। ये डार्क मैटर आखिर है क्या चीज? बहुत सुनते हैं इसके बारे में। हाँ, एक हालिया स्टडी में ये संकेत मिले हैं कि हमारी आकाशगंगा मिल्की वे, उसके केंद्र से जो रहस्यमयी गामा किरणें आती हैं,
उनकी चमक का कारण शायद डार्क मैटर हो सकता है। अच्छा, पर ये डार्क मैटर है क्या? देखिए, वैज्ञानिक मानते हैं कि ब्रह्मांड का ज्यादातर हिस्सा ऐसे पदार्थ से बना है जो हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन उसका गुरुत्वाकर्षण महसूस होता है। इसी अनदेखे पदार्थ को डार्क मैटर कहते हैं। अनदेखा पदार्थ। हाँ, माना जाता है कि यही वो चीज है जो आकाशगंगाओं और क्लस्टर्स को बांधे रखती है। ये रोशनी या किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंग से कोई इंटरेक्शन नहीं करता, न रोशनी सोखता है, न छोड़ता है, न रिफ्लेक्ट करता है। इसीलिए इसे सीधे देखना नामुमकिन है। तो पता कैसे चलता है कि ये हैं? उसके गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से। वैज्ञानिकों का अंदाजा है कि ब्रह्मांड का करीब 27% हिस्सा डार्क मैटर ही है। तो कह सकते हैं कि एक तरह से स्टेज के पीछे काम करने वाले क्रू जैसा है। आप उन्हें देखते नहीं, लेकिन उनके बिना शो नहीं चल सकता। ये ब्रह्मांड को आकार देता है। दिलचस्प है। अब विज्ञान से कानून और समाज की ओर चलते हैं। एक शब्द सुनने में आता है, संवैधानिक नैतिकता, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। इसका क्या मतलब है? ये आजकल काफी चर्चा में रहता है। हाँ, ये बहुत गहरा और जरूरी विचार है। इस पर डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने बहुत जोर दिया था। बाबा साहब अम्बेडकर ने? हाँ, उनका मानना था कि सिर्फ संविधान बना देना ही काफी नहीं है। उसे चलाने के लिए, उसे अमल में लाने के लिए लोगों में संवैधानिक मूल्यों के प्रति एक निष्ठा, एक सम्मान होना चाहिए। इसी को उन्होंने संवैधानिक नैतिकता कहा। अच्छा। उनका मानना था कि अगर हम इस संवैधानिक नैतिकता को अपना लें तो समाज में जो गैर बराबरी और भेदभाव है उसे दूर किया जा सकता है। पर ये नैतिकता आती कहाँ से है? यही तो खास बात है। अंबेडकर ने कहा था कि ये नैतिकता समाज में अपने आप पैदा नहीं होती, इसे लोगों को सिखाना पड़ता है, कल्टीवेट करना पड़ता है। सिखाना पड़ता है? आसान भाषा में कहें तो इसका मतलब है संविधान की सिर्फ कानूनी धाराओं को नहीं, बल्कि उसकी मूल भावना और इरादे का पालन करना, संविधान की आत्मा को मानना। एक ब्रिटिश इतिहासकार थे जॉर्ज ग्रोट। उन्होंने इसे स्वतंत्रता और नियंत्रण के बीच संतुलन कहा था। नागरिक नियमों का पालन करें, पर उनमें आलोचना की स्वतंत्रता भी हो। संविधान में ये भावना कहाँ दिखती है, किन हिस्सों में? ये संविधान के कई हिस्सों में झलकती है, जैसे हमारे मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 तक, राज्य की नीति के निदेशक तत्व यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स अनुच्छेद 36 से 51, संविधान की प्रस्तावना प्रीएम्बल और हमारे मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51A। इन सब में ये भावना निहित है। और इसका महत्व क्या है आज के समय में? इसका महत्व ये है कि ये कागज पर लिखी गारंटियों को असल जिंदगी में न्याय में बदलती है। ये समाज में सबको शामिल करने, इंक्लूसिविटी को बढ़ावा देती है, अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करती है और तेजी से बदलते समाज में बराबरी, इक्वालिटी बनाए रखने में मदद करती है। क्या अदालतों ने इस सिद्धांत का इस्तेमाल किया है किसी केस में? हाँ, बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट ने कई महत्वपूर्ण फैसलों में सामाजिक बदलाव लाने के लिए संवैधानिक नैतिकता का हवाला दिया है, बहुत प्रमुखता से दिया है। जैसे सबरीमाला मामला 2018 का, कोर्ट ने रजस्वला उम्र की महिलाओं के मंदिर में प्रवेश पर लगी रोक को असंवैधानिक ठहराते हुए कहा कि ये लैंगिक समानता और संवैधानिक नैतिकता के खिलाफ है। हाँ, ये तो बहुत चर्चित केस था। बिल्कुल। फिर निजता का अधिकार वाला मामला, पुट्टास्वामी केस 2018, कोर्ट ने कहा कि निजता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है और ये व्यक्तिगत गरिमा, स्वायत्तता और स्वतंत्रता की रक्षा करता है, जो संवैधानिक नैतिकता के मूल में है। ओके। फिर नवतेज सिंह जौहर मामला 2018 का ही, जिसमें आईपीसी की धारा 377 के तहत समलैंगिक संबंधों को अपराध मानने वाले कानून को रद्द किया गया। कोर्ट ने साफ कहा कि सामाजिक नैतिकता की जगह संवैधानिक नैतिकता को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। यानी कानून को संविधान के मूल्यों पर खरा उतरना होगा। एग्जैक्टली। और एक और उदाहरण है जोसेफ शाइन केस 2018, जिसमें आईपीसी की धारा 497 यानी अडल्ट्री या व्यभिचार को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया। इसमें भी कोर्ट ने लैंगिक समानता और व्यक्तिगत स्वायत्तता जैसे संवैधानिक नैतिक मूल्यों का हवाला दिया। तो ये सिर्फ एक किताबी विचार नहीं है, बल्कि समाज को बदलने का, उसे ज्यादा न्यायपूर्ण बनाने का एक औजार भी है। बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, एक ऐतिहासिक नोट पर बात करते हैं।
राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने का जिक्र था हाल में। हाँ, प्रधानमंत्री ने हाल ही में देशवासियों से अपील की है कि वे राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150वें वर्ष को यादगार तरीके से मनाएं, ताकि इसके पीछे के जो मूल्य है वो आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचे। ये गीत लिखा किसने था और कब? ये गीत बंकिम चंद्र चटर्जी ने संस्कृत में लिखा था और ये उनके मशहूर उपन्यास आनंद मठ, जो 1882 में आया था, उसका हिस्सा है। आनंद मठ का हिस्सा है ये। हाँ, और इसे हमारे राष्ट्रीय गान जनगण मन के बराबर का दर्जा हासिल है। अच्छा, दोनों का दर्जा बराबर है। जी, इसे पहली बार 1896 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में रविंद्रनाथ टैगोर ने गाया था और फिर 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने इसे भारत के राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया। ठीक है। और आखिर में एक और व्यक्ति का जिक्र था, वैकुंठ भाई मेहता। इनकी जयंती हाल ही में मनाई गई। ये कौन थे? वैकुंठ भाई मेहता का जन्म गुजरात के भावनगर में हुआ था। उन्हें भारत में सहकारी आंदोलन यानी कोऑपरेटिव मूवमेंट का प्रणेता या भीष्म पितामह कहा जाता है। कोऑपरेटिव मूवमेंट के भीष्म पितामह। हाँ, उन्होंने करीब 35 साल तक महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक के मुख्य कार्यकारी के तौर पर काम किया। वे बॉम्बे राज्य, जो उस समय था, उसके वित्त और सहकारिता मंत्री भी रहे और खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग यानी KVIC के पहले अध्यक्ष भी बने। काफी महत्वपूर्ण पदों पर रहे वो। जी, सहकारी आंदोलन में उनके योगदान के लिए उन्हें 1916 में कैसर-ए-हिंद पदक भी मिला था और वे खादी आंदोलन में महात्मा गांधी के बहुत करीबी और भरोसेमंद सहयोगी थे। तो आज हमने काफी लंबा सफर तय किया, वैश्विक साइबर कानूनों से लेकर भारत के मिडटेक मिशन तक, पश्चिमी घाट की चिंताओं से लेकर डार्क मैटर के रहस्यों तक, और संवैधानिक नैतिकता से लेकर वंदे मातरम और सहकारी आंदोलन के इतिहास तक बहुत कुछ कवर किया। हाँ, और ये सारी बातें कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, जैसा हमने शुरू में कहा था। जैसे दुनिया की आर्थिक हालत का असर देश पर पड़ता है और देश की तकनीकी तरक्की उसे दुनिया में खड़ा करती है, पर्यावरण में बदलाव स्थानीय जीवन को प्रभावित करते हैं, और इतिहास के मूल्य आज भी हमारे समाज और कानून को दिशा देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। हमने सुना कि डॉक्टर अंबेडकर मानते थे कि संवैधानिक नैतिकता सिखाई जानी चाहिए, ये अपने आप नहीं आती। तो अदालती फैसलों के अलावा समाज इस समझ को और प्रभावी ढंग से कैसे बढ़ा सकता है? इसे रोजमर्रा की नागरिक जिंदगी और शिक्षा का हिस्सा कैसे बनाया जा सकता है? खासकर आज की इस तेजी से बदलती डिजिटल और सामाजिक दुनिया में इस पर सोचने की जरूरत है। अगर आज की चर्चा आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।